हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज इज पावर। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शन था, जिसमें बायो सिस्टमेटिक के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इन तीनों चीज़ के बारे में हम लोग अपनी वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सेक्शन ए का जो चैप्टर सेकंड है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में एंड थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। हिस्ट्री मतलब जैसे किस किस साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन के ऊपर काम किया था, किस किस चीज़ की डिस्कवरी की थी एंड कौन कौन सी थ्योरीज दी गई थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट थे वो थे एरिस्टोटल साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने जितने भी अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे आपके प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, इन दोनों को क्या किया था, क्लासिफाई किया था, मतलब अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया था। जैसे आपके जो प्लांट्स होते उनको प्लांट्स को उन्होंने डिवाइड किया था हर्ब्स में, श्रब्स में, ट्रीज के अंदर। जो एनिमल्स थे उनको डिवाइड किया था उनके ब्लड के बेसिस पे कि किस एनिमल के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है, किसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, इस बेसिस पे उन्होंने लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म को पूरा क्लासिफाई किया था। उसके बाद आए थे थियोफैरेटस जो थे वो एरिस्टोटल एंड प्लूटो, इन दोनों ही साइंटिस्ट के क्या थे, स्टूडेंट थे। ये इन्हीं के साथ रहकर इन्हीं के लैब में काम करते थे। उन्हीं के साथ जब वो वहाँ पे काम करते थे तो धीरे धीरे वो उन्हीं के साथ रहकर जितने भी प्लांट्स थे हमारे अर्थ पे, जितने भी उस टाइम पे प्लांट्स थे, उन सभी प्लांट्स के बारे में वो जान गए थे कि किस किस टाइप के प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन सभी प्लांट्स के ऊपर क्या किया, एक क्लासिफिकेशन को लिखा था कि कौन सा प्लांट्स जो है वो किस कैटेगरी में आता है, उसको पूरा क्लासिफाई किया था। ठीक है, इसी के लिए उन्हें ये जो थे साइंटिस्ट थे वो फर्स्ट ऑथर थे जिन्होंने अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हैं उनको क्लासिफाई किया था। इसलिए इन्हें उस टाइम पे फादर ऑफ बॉटनी भी कहा गया था, ग्रैंडफादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए वो थे प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर जो थे वो राइटर थे नेचुरल हिस्ट्री के, जो आपकी नेचुरल हिस्ट्री थी उनके बारे में उन्होंने लिखा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गेनिज्म जैसे आपके एनिमल्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स को इन्होंने जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी एनिमल्स को उनके हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। हैबिटेट मतलब कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो एनिमल्स हैं वो लैंड पे प्रेजेंट होते हैं या फिर वाटर में प्रेजेंट होते हैं या फिर एयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इस बेसिस पे इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री के अंदर एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। इनको जो जॉन रे हैं उनको फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, उनको नेचुरल हिस्ट्री का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जोसेफ पिटोन डे ट्रूअनफोर्ट। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो हमारे जेनेरा है, जो हमारा जैसे जीनस, जेनेरा मतलब जीनस, जो हमारे जो R.H. विटकर साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या दिया था, हिरेची क्लासिफिकेशन दिया था। तो उसके अंदर जो टैक्सोनॉमिक रैंक में उन्होंने जेनेरा को क्या रखा था, फैमिली के नीचे एंड स्पीसीज के ऊपर। ठीक है, इस कैटेगरी में उन्होंने अपने जो उनका 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसके अंदर इन्होंने जीनस को अरेंज किया था। ठीक है, तो जो जेनेरा का क्लासिफिकेशन है सबसे ज्यादा जोर दिया था, किसने जोर दिया था, जोसेफ पिटोन डे ट्रूअनफोर्ट ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जितने भी टाइप के जेनेरा हैं, जो जीनस हैं, उन सभी को क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था उन सभी का। ठीक है, इस जेनेरा को जो जीनस है हमारा उसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, इस थ्योरी को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था कार्ल लियोनेस ने। इस जो हम अब तक ये थ्योरी जो है, जो ये यूज़ की जाती है, अब तक हम लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं। इसी के साथ में उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ मॉडर्न टैक्सोनॉमी।
जो कौन लेके आए थे, कार्ल लियोनस लेके आए थे। इसीलिए इसे लियोनियन एरा भी कहा जाता है, लियोनियन एरा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो कार्ल लियोनस थे उन्होंने स्पीसीज के जो नेम है उसके बाइनरी फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था। बाइनरी फॉर्म का मतलब कि स्पीसीज जो है, जो आपकी स्पीसीज होती हैं, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो था उसके जीनस के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट तो इन्होंने किया था जीनस के बेसिस पे, ठीक है, एंड सेकंड क्या था, इन्होंने स्पीसीज के नेम के बेसिस पे, इसलिए हमने इसे क्या बोला है, बाइनरी फॉर्म बोला है। इसी चीज पे जो हमारे कार्ल लियोनस थे उन्होंने अपनी बुक के अंदर जो आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन दोनों को ही क्या रखा था, इन दोनों के लिए ही उन्होंने इस स्पीसीज का नाम रखा जिसे कहा गया ट्रिबल नेम्स। ठीक है, उसके बाद जो कार्ल लियोनस थे उन्होंने इसके अलावा बहुत सारी और बुक्स भी लिखी थी, पब्लिश की थी। उनमें से कुछ बुक्स हैं जैसे 1753 के अंदर इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था स्पीसीज प्लेंटुरम पब्लिश। ठीक है, उसके बाद 1758 के अंदर उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, इसका नाम था 8th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचर। ठीक है, उसके बाद जो कार्ल लियोनस थे उन्होंने 1753 के अंदर ही उस टाइम पे हमारे अर्थ पे जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसकी कम से कम 8.530 स्पीसीज को काउंट किया था। मतलब उन्होंने ये बताया था उस टाइम पे कि हमारे अर्थ के ऊपर कम से कम 8.530 स्पीसीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आपके प्लांट्स की इतने टाइप की स्पीसीज जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, प्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा थ्योरीज, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी थ्योरीज थी, कौन कौन सी थ्योरीज दी गई थी इसके ऊपर। फर्स्ट जो आपकी थ्योरी है वो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है इसको सबसे पहले दिया था प्लिनी द एल्डर ने, जो अभी हमने साइंटिस्ट की बात की थी जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री के बारे में लिखा है, द एल्डर। इन्होंने अपनी बुक किसके अंदर, हिस्टोरिया, TORIA, हिस्टोरिया नेचुरलिसिस, हिस्टोरिया नेचुरलिसिस के अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है ये मोस्टली बेस करते हैं सिर्फ 2 चीज के ऊपर। एक तो होती है आपकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर। दूसरा नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स के ऊपर इसको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब कि जो आपके ऑर्गेनिज्म है उनकी हैबिट क्या है, मतलब उनके अंदर कौन कौन से आदर्श हैं। ठीक है, उसके बाद हैबिटेट क्या है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके अंदर कितने नंबर ऑफ जैसे सेल्स जो क्या कहता है, कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, उस बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद है आपका नॉन इवोल्यूशनरी फीचर। नॉन इवोल्यूशनरी फीचर क्या होता है आपका, जैसे आपका जो भी प्लांट्स है उन सभी प्लांट्स को एक क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि जैसे नंबर के बेसिस पे, कि उनके अंदर जो आपके प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के अंदर कितने स्टेमन्स क्या होते हैं आपके, जो आपका फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट, वो हमारे क्या होते हैं, स्टेमन्स। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ स्टाइल, जो आपका क्या है, एंड स्टाइल एंड स्टिग्मास, स्टाइल एंड स्टिग्मास, ये क्या है हमारे फीमेल पार्ट, कि कितने नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड कितने नंबर ऑफ स्टाइल एंड स्टिग्मा जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और किस जगह पर प्रेजेंट है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको एक ग्रुप के अंदर अरेंज करके रखना। तो ये जो फीचर होता है वो हमारा कहलाता है नॉन इवोल्यूशनरी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, बट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने नेचुरल रिलेशनशिप नहीं बताया था कि जो स्पीसीज होती हैं उनके बीच में कौन कौन से रिलेशंस होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है।
दोनों स्पीसीज के बीच में, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया, एक्सप्रेस नहीं किया था। ठीक है, सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का यूज किया था कार्ल ल्यूइस ने। ठीक है, उसके बाद इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे आपका जो एडवांटेज क्या क्या है, ये जो थ्योरी दी गई थी उसका एडवांटेज क्या क्या था कि ये जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हुई थी। क्यों? क्योंकि इसने पूरा फोकस डाला था जो आपके ऑर्गेनिज्म की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर। ठीक है, दूसरे इसका एडवांटेज क्या था कि इस थ्योरी को डेवलप करना बहुत ज़्यादा इजी था, क्योंकि ये इसकी जो प्रॉपर्टीज थी उसको हम इजीली समझ सकते थे, या फिर इजीली उनकी प्रॉपर्टीज को मेजर किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का कुछ डिसएडवांटेज भी थी जो इस थ्योरी के अंदर नहीं बताई गई थी। अब डिसएडवांटेज क्या क्या था, जैसे इस थ्योरी के अंदर इन्होंने सिर्फ नॉन इवोल्यूशनरी फीचर्स के बारे में बताया गया था, जो आपके इवोल्यूशन है, ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे होता है उस चीज के बारे में इन्होंने नहीं बताया था। इसलिए इस थ्योरी को समझना क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गई, थ्योरी जो है वो डिसएडवांटेज में आ गई। उसके बाद सेकंड चीज क्या थी कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो अलग अलग टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्होंने क्या किया था, एक ही ग्रुप के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म को इन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। जैसे आपके बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बैट्स हो गए, इन जितने भी इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन सबको उन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, तो ये इससे क्या हो गया कि अगर हम सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप के अंदर रख देंगे तो उनको आइडेंटिफाई करना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितने भी जो ऑर्गेनिज्म की जो शेप थी, उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म की जो शेप होती है वो क्या होती है, परमानेंट नहीं होती, वो टाइम के साथ साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो इस चीज के बारे में भी जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की थ्योरी जो थी उसके अंदर इस चीज के बारे में भी नहीं बताया गया था। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी थी हमारी नेचुरल क्लासिफिकेशन थ्योरी। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन थ्योरी है, इस थ्योरी को हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सारे जितने भी बायोलॉजिकल चीजें होती हैं वो, ठीक है, जैसे इस नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इस थ्योरी के अंदर जो भी जितने भी मल्टीपल फीचर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन सभी चीजों के बारे में ध्यान रखा गया था। ठीक है, जैसे मल्टीपल फीचर्स कौन कौन से हो गए, जैसे एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होती है आपकी, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है उसके इंटरनल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उसके जो स्टडी करते हैं उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। उसके बाद है आपकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब है कि जितने भी जो लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म है हमारी, उनके अंदर कौन कौन से फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसकी स्टडी करना, वो कैसे काम करते हैं, जो फंक्शंस हैं उनकी बॉडी में वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है उसका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या हो गया कि पैथोलॉजी का मतलब है कि जो भी आपके ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को अगर कोई डिसीज है, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे वो मर गया है और उसके अंदर क्या है, वो डिसीज अवेलेबल है, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि पोस्टमार्टम करके उस ऑर्गेनिज्म से उस सेल्स को बाहर निकाल लेते हैं जो उस डिसीज को कोज कर रही थी। ठीक है, उसके बाद उसका डाइसेक्शन करना, उस सेल्स के बारे में पूरी स्टडी करना, तो ये जो प्रोसेस होता है हम उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। उसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम जानते ही हैं, रिप्रोडक्शन मतलब क्या हो गया, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब जिसके अंदर हम सेल्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी के अंदर इन सभी ये जितने भी मल्टीपल फीचर्स थे उन सभी को ऑर्गेनिज्म के साथ क्या किया गया, कंपेयर किया गया कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कौन कौन से फीचर्स जो है वो प्रेजेंट है, और उन सब के बीच में एक रिलेशनशिप बनाया गया। ठीक है, कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है, कौन कौन से फीचर्स जो है वो क्या है, मतलब हम कह सकते हैं कि कौन कौन से फीचर्स जो है वो मिलते जुलते हैं, सेम है। ठीक है, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में बताया गया था। ये जो नेचुरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये
पूरा ओवरशैडो था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरा, इसने पूरा जो डिसएडवांटेज थी आर्टिफिशियल सिस्टम की, ठीक है, उसको पूरा इसने क्या कर दिया था, मॉडिफाइड कर दिया था। उस जितना वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ थ्योरी नहीं बता पाई थी, ठीक है, वो सारी चीजें किसने बताई, नेचुरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये उसका पूरा क्या था, ओवरशैडो था, ठीक है। उसके बाद इस थ्योरी की वजह से ही हम क्या समझ पाए थे, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे होता है। जैसे पुराने टाइम से जो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होता है, जैसे पहले के टाइम में जो हमारे पूर्वज थे वो कौन थे, बंदर थे, मंकीज थे, तो धीरे धीरे क्या होता गया, इवोल्यूशन होता गया। तो इस थ्योरी के अंदर हम पूरा समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन था उस थ्योरी में इस चीज के बारे में नहीं बताया गया था, सिर्फ नॉन इवोल्यूशन फीचर्स के बारे में बताया गया था, ठीक है। उसके बाद इस थ्योरी के अंदर जो आपके बैट्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गई, मैमल्स हो गई, इन सब चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया था, उनके मल्टीपल फीचर्स के बेसिस पे, मतलब किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है, एंड वो फीचर जो है वो कितने एक दूसरे से सिमिलर है। तो उस बेसिस पे उन सबको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था। जैसे आपके एग्जांपल हो गया ह्यूमंस एंड फिशेस। हम सबको पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, जबकि जो आपके फिशेस होती है उनके अंदर कितना क्या प्रेजेंट होता है, उनके अंदर 2 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। 2 चैम्बर ऑफ हार्ट का मतलब 1 एंड 2, ठीक है। 4 चैम्बर ऑफ हार्ट का मतलब 1 2 3 4, ठीक है। 4 चैम्बर ऑफ हार्ट कितने होते हैं, ह्यूमंस के अंदर, एंड 2 चैम्बर ऑफ हार्ट किसमें प्रेजेंट होता है, फिशेस के अंदर। जो आपके ह्यूमंस जो है वो कैसे होते हैं, वार्म ब्लूडेड नेचर के होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे वो क्या होते हैं कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, एडेप्ट नहीं कर पाते हैं। जबकि जो फिशेस होती हैं वो क्या होती हैं, कूल ब्लूडेड नेचर की होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो ह्यूमंस होते हैं वो उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है, जबकि जो फिशेस का रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया नेचुरल एंड थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। थ्योरीज जो है उसके भी एक लास्ट थ्योरी रह गई है, फाइलोजेनेटिक थ्योरीज, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।